तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन सिस्टम में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं और ये बदलाव लागू होंगे 9 अप्रैल 2025 से। ये अपडेट्स उन सभी लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे जो यूके आने की सोच रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीजा हो, स्किल्ड जॉब हो या फिर टूरिज्म वीजा हो। इन बदलावों का असर न सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो पहले से यूके में हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो यूके सरकार को इतने बड़े इमिग्रेशन रूल्स में बदलाव लाने पड़े। पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 से 2024 के बीच यूके ने करीब 560,000 लोगों को वर्क वीज़ास दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से ज्यादातर तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। असल में इन सब में से सिर्फ 32% लोगों को स्किल्ड वर्कर वीजा मिला, यानी करीब 188,500 लोगों को ही हाई स्किल बेस्ड जॉब्स पर वीजा मिला। बाकी के वीज़ास ऐसे लोगों को दिए गए जो किचन फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, केयरटेकर या हॉस्पिटैलिटी जैसी फील्ड्स में काम करने वाले थे। तो इसका मतलब साफ है, यूके का सिस्टम ऐसा बन गया था कि जहां पर लो वेज, सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए ज्यादा लोग आ रहे थे, लेकिन जेन्युइनली हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए रिलेटिवली कम। इसी इम्बैलेंस की वजह से यूके सरकार को काफी क्रिटिसिज्म मिला और उन्होंने सोचा कि अब इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा टफ और प्रिसाइज बनाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 4 बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। चलो अब सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जिसे हर एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर दोनों को ध्यान से समझना चाहिए, और वो है वीजा और स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट में बड़ा इजाफा। अब चाहे आप एक इंडिविजुअल हो जो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या कोई छोटी या बड़ी कंपनी हो जो किसी को स्पॉन्सर करना चाहती हो, सबको अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉज की, तो इसकी फी पहले थी 239 पाउंड्स, जो अब बढ़ाकर 525 पाउंड्स कर दी गई है। इसी तरह अगर कोई स्मॉल बिजनेस स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो पहले उसे 536 पाउंड्स देने पड़ते थे, अब ये फी बढ़ाकर 575 पाउंड्स कर दी गई है। अब बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा की एप्लीकेशन फीस की। अगर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीजा 3 साल तक वैलिड है, तो पहले ये फीस 719 पाउंड्स थी, अब ये बढ़कर 769 पाउंड्स हो गई है। वहीं अगर आप यूके के अंदर से स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले 827 पाउंड्स देने पड़ते थे, अब वही फी बढ़कर 885 पाउंड्स कर दी गई है। ये जो चेंजेस हैं वो दिखाते हैं कि अब यूके सिर्फ सीरियस एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है और सिस्टम को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। साथ ही साथ ये नए कॉस्ट फैक्टर्स छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए एक फिल्टर भी बन सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आई है जो पहले से यूके में रह रहे हैं,
खासतौर पर केयर सेक्टर से जुड़े माइग्रेंट्स के लिए। यूके सरकार ने ये घोषणा की है कि अब से केयर होम या हेल्थ केयर रिलेटेड एम्प्लॉयर्स को सबसे पहले उन लोगों को हायर करना पड़ेगा जो पहले से यूके में हैं और जिनकी स्पॉन्सर कंपनीज अब लाइसेंस खो चुकी हैं, या जो एम्प्लॉयर उन्हें प्रॉमिस्ड काम नहीं दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्पॉन्सर लाइसेंस कैंसिल हो गया है या आपको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ा है, तो अब आपके पास लीगली फिर से एम्प्लॉय होने का मौका खुल चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रूल ना सिर्फ फेयरनेस को बढ़ाता है, बल्कि इससे उन एम्प्लॉयर्स को भी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा जो पहले ओवरसीज से लो पेड वर्कर्स लाकर एक्सप्लॉयट कर रहे थे। यूके अब यह इंश्योर कर रहा है कि पहले वहां मौजूद माइग्रेंट्स को एक दूसरा मौका दिया जाए, फिर अगर जरूरत हो तो ओवरसीज से रिक्रूटमेंट की जाए। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, जो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए सैलरी थ्रेशहोल्ड से जुड़ा हुआ है। अभी तक जो मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड था वो था 23,200 पाउंड्स, लेकिन अब इसे बढ़ाकर करीब 25,000 पाउंड्स कर दिया गया है, खासकर केयर वर्कर्स और सीनियर केयर असिस्टेंट्स के लिए। वहीं अगर आप जनरल स्किल्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको सैलरी दिखानी पड़ेगी 38,700 पाउंड्स एनुअली। हाँ, सुनने में ये बड़ा जंप लगता है, लेकिन यह पूरी तरह अलाइन किया गया है यूके की नई नेशनल मिनिमम वेज के साथ, जो 2025 से लागू है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी को इतनी सैलरी मिलेगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपकी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये लिस्ट भी रेगुलरली अपडेट होती रहती है और आगे स्ट्रिक्टर बन सकती है। इसलिए अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जॉब टाइटल, सैलरी पैकेज और एम्प्लॉयर स्टेटस तीनों को डिटेल में वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के लिए भी अब ये क्लियर मैसेज है कि अगर उन्हें ओवरसीज से टैलेंट चाहिए तो उन्हें डिसेंट सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी। अब सिर्फ नॉमिनल ऑफर से स्पॉन्सरशिप अप्रूवल लेना आसान नहीं होगा। तो चलिए अब चौथे और आखिरी बदलाव की बात करते हैं, जो शायद टूरिस्ट्स और शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए सबसे जरूरी है, और वो है ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। यूके सरकार ने यह अनाउंस किया है कि अब से यानी अप्रैल 2025 से अगर आप टूरिज्म या शॉर्ट टर्म विजिट के लिए यूके आना चाहते हैं तो आपको पहले ETA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ETA एक डिजिटल प्री अप्रूवल सिस्टम है, जैसा कि USA और कनाडा जैसे देशों में होता है। अब अगर आप वीजा फ्री ट्रैवल कैटेगरी में आते हैं तब भी आपको यह ETA ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी होगा। ब्रिटिश और आयरिश पासपोर्ट होल्डर्स को इस सिस्टम से एग्जेम्प्ट रखा गया है, लेकिन बाकी सभी नॉन वीजा नेशनल्स को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब आप टिकट बुक करने से पहले ETA अप्लाई किए बिना यूके नहीं जा सकते, और अगर आपने गलती से स्किप कर दिया तो आपको एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए विजिटर्स को अब पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और
अपने ट्रैवल से पहले डिजिटल अप्रूवल लेना होगा। अब इसका मतलब क्या है? इन चारों बदलावों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि अब यूके इमिग्रेशन एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मेरिट बेस्ड और एम्प्लॉयर अकाउंटेबल सिस्टम बनने जा रहा है। चाहे वो स्किल्ड माइग्रेशन हो या सेक्टर रिक्रूटमेंट हो या टूरिज्म, अब हर एक स्टेप में प्लानिंग, एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस की जरूरत होगी। अब देखते हैं आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप 2025 या उसके बाद यूके आना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए, सीवी और कवर लेटर अपडेट कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास वो सारे प्रूफ्स हों जो यूके वीजा के लिए जरूरी हैं। दूसरी तरफ, अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आपके साथ कुछ स्पॉन्सरशिप से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर वैलिड नहीं रहा या लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो अब आपके पास नया मौका है लीगली स्विच करने का। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले लोग स्टक हो जाते थे और वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। साथ ही साथ अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वेरीफाइड कंपनीज और लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स की ही तलाश करें। यूके की कई जॉब डायरेक्टरीज और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर केयर होम्स, होटल्स, वेयरहाउसेस, सीजनल और चैरिटी वर्कर वीजास की रियल टाइम जॉब्स रेगुलरली पोस्ट होती हैं। इनका सही यूज करें और फ्रॉड से बचें। और अगर आप टूरिज्म या शॉर्ट स्टे के लिए यूके विजिट करना चाहते हैं तो ETA के लिए अप्लाई करना न भूलें। ये प्रोसेस फास्ट है लेकिन मैंडेटरी है, इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिए। जैसे कि अब यूके आने का सपना पूरा करना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस और सही जानकारी की जरूरत होगी। अब वो दौर चला गया जब किसी भी एजेंसी या रिक्रूटर की बातों में आकर लोग बिना एलिजिबिलिटी चेक किए अप्लाई कर देते थे। अब सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है और ज्यादा डिमांडिंग भी। इसी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि यूके अभी भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, सीजनल वर्कर्स और टूरिस्ट्स के लिए। लेकिन अब वहां जाने का रास्ता वही लोग तय कर पाएंगे जो जानकारी में स्ट्रॉन्ग हैं, डॉक्यूमेंट्स में रेडी हैं और एलिजिबिलिटी में क्लियर हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूके की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इन नए रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपना रोड मैप तैयार कीजिए, क्योंकि अब सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो प्रिपरेशन में नंबर 1 होंगे।